सोनपुर नामक गांव में हीरालाल नाम का एक आदमी रहता था। हीरालाल खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करता था। हीरालाल के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। खेती किसानी से अच्छी फसल हो जाती थी और परिवार का गुजारा बड़ी ही अच्छी तरीके से चल रहा था। परंतु एक साल ऐसा भी आया कि ओलावृष्टि होने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और वह धन के अभाव से जूझने लगा था। अगले साल खेती करने के लिए उसे पैसा की आवश्यकता थी, किंतु उसके पास पैसा नहीं था। उसका पूरा परिवार इसी चिंता में दुखी रहता था। एक दिन की बात है कि हीरालाल का मन अपने घर में नहीं लग रहा था। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था कि पैसे कहां से आए। इसीलिए वह दोपहर के वक्त एक गांव से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ था। वह अपनी चिंता में इतना मगन था कि तभी एक गांव के सेठ उधर से गुजरे। वे थे सेठ पन्नालाल। सेठ पन्नालाल बहुत ही धनी व्यापारी थे। धनी होने के साथ साथ वे परोपकारी और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले थे। गांव में उनकी छवि एक नरम दिल और नेक आदमी के रूप में थी। जब सेठ ने हीरालाल को परेशान होते हुए देखा तो पूछ लिया, क्यों भाई हीरालाल, क्या बात है? सेठ की सहानुभूति भरी बातें सुनकर हीरालाल के आंखों में आंसू भर आए और वह रोने लगा और रोते रोते बोला, क्या बताऊं सेठ जी, पिछले साल सारी फसल खराब हो गई। अब इस साल खेती करने के लिए पैसों का कोई इंतजाम न हो सका है। अगर खेत नहीं बोए तो मेरे परिवार की भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। बस इसी चिंता में बैठा हुआ हूँ कि खेती लायक पैसों का इंतजाम कहाँ से करें, किसके आगे हाथ फैलाऊं, किससे अपना दुखड़ा रोऊं। हीरालाल की बातें सुनकर सेठ को हीरालाल पर दया आ गई। सेठ ने पूछा, कितने पैसों से तुम्हारा काम चल जाएगा? हीरालाल ने कहा, बस 1000 रुपए मिल जाए तो हमारा काम चल सकता है। सेठ ने जेब से रुपए निकाले और हीरालाल के हाथों पर देते हुए बोले, ये लो 1000 रुपए और अपनी समय से फसल बोओ। 3-4 महीनों में जब फसल आ जाएगी तो मेरे रुपए वापस कर देना। हीरालाल हाथ में रुपए लेते हुए हाथ जोड़कर बोला, आपकी कृपा से मुझे पैसे मिल गए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी। मैं फसल आते ही आपके पैसे ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। आप कहें तो कल ही आपकी दुकान पर इन रुपयों की लिखा पढ़ी के लिए हाजिर हो जाऊं। सेठ सचमुच ही बड़ा ही दयावान और भला आदमी था। वह बोला, तुम भला कौन सा साल 2 साल के लिए रुपए ले रहे हो? 3-4 महीनों में फसल आ जाएगी तो चुका ही दोगे। अब इसके लिए क्या लिखा पढ़ी करना? वैसे तो मैं अब शहर जा रहा हूँ, 2 हफ्तों के बाद लौटूंगा। लिखा पढ़ी करनी भी होगी तो अब मेरे लौटने के बाद ही हो पाएगी। इसीलिए तुम लिखा पढ़ी का चिंता मत करो, तुम अपना काम चलाओ। इतना कहकर सेठ अपने रास्ते चला गया और हीरालाल रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिया। पैसे मिलने पर हीरालाल ने खेती का सामान इकट्ठा किया, बीज बोए और खूब मेहनत से खेती की। उसकी मेहनत रंग लाई और उस साल फसल बहुत ही अच्छी हुई। हीरालाल के पास खूब पैसे आए, लेकिन वह पैसे चुकाने के लिए सेठ के पास नहीं गया। उसकी नीयत में अब बेईमानी आ गई थी। सेठ भी काफी दिनों तक हीरालाल का इंतजार करता रहा, परंतु जब वह पैसे वापस करने नहीं आया तो आखिरकार सेठ जी एक दिन अपने रुपए मांगने हीरालाल के घर जा पहुँचे। सेठ ने कहा, क्यों भाई हीरालाल, कितने दिन बीत गए, तुम मेरा 1000 रुपए वापस करने नहीं आए। सेठ के इस तरह रुपए मांगने पर हीरालाल बिगड़ गया
वह बोला, कैसी बातें करते हो सेठ जी, मैंने आपसे रुपए कब लिए? आप खामखा ही मेरे ऊपर कर्ज थोपने आ गए हो। इतना सुनते ही सेठ ने कहा, हीरालाल, ऐसी बेईमानी की बातें मत करो, मुझसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। परंतु हीरालाल ने उसकी एक न सुनी। सेठ भी समझ गया कि हीरालाल के मन में खोट आ गया है, वह सीधे सीधे रुपए ना देगा। इसीलिए सेठ निराश होकर गांव के मुखिया के यहाँ न्याय के लिए पहुँच गया। मुखिया ने हीरालाल और सेठ दोनों को गांव की पंचायत में बुलाया। मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई हीरालाल, सेठ जी के रुपए तुम क्यों नहीं दे रहे हो? हीरालाल ढिठाई से बोला, कौन से रुपए, मैंने तो इनसे कर्ज लिए ही नहीं। अगर इनके पास कोई गवाह है, सबूत है या कोई लिखा पढ़ी है तो सबके सामने दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। सेठ बोले, गवाह सबूत लिखा पढ़ी इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने जब इनको रुपए दिए थे तो वहाँ पर मेरी दुकान नहीं बल्कि एक जंगल था। मैं रास्ते से शहर जा रहा था और ये दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, इसीलिए दयावश मैंने इनको रुपए तुरंत दे दिए थे। इन्होंने फसल आने पर लौटाने का वादा किया था परंतु ये लौटाने नहीं आए। ये सुनकर हीरालाल बड़े ही व्यंग्यपूर्ण शब्दों में बोला, वाह भाई वाह, ये भी खूब रही। जंगल में भी कोई रुपए बांटता है क्या? जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ सेठ जी। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद आदमी था। वह सेठ को जानता था कि सेठ कभी झूठ नहीं बोलता है क्योंकि पूरा गांव सेठ जी के विषय में जानता था कि सेठ जी एक नेक दिल और ईमानदार आदमी हैं। इसीलिए मुखिया ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक युक्ति सोची। मुखिया सेठ जी से बोला, सेठ जी, अगर रुपए चाहिए तो आपको कोई गवाह या सबूत तो लाना ही होगा। शांति से सोचकर बताइए कि जब आप रुपए दिए थे तो वहाँ पर कोई और भी था या नहीं? सेठ मायूस होते हुए बोला, मेरे और हीरालाल के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। ये रास्ते के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मैंने उनको वहीं पर रुपए दिए थे। ये सुनकर मुखिया तुरंत बोला, ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, इसका मतलब तुम्हारे अलावा और हीरालाल के अलावा बरगद का पेड़ भी वहाँ पर मौजूद था। इस मामले में हम बरगद के पेड़ से गवाही ले सकते हैं क्योंकि सेठ जी आपके सिवा और हीरालाल के सिवा वहाँ पर बरगद का पेड़ भी मौजूद था, तो आपके बेगुनाही का सबूत बरगद का पेड़ दे सकता है। इस मामले में हम बरगद के पेड़ से गवाही ले सकते हैं। सेठ जी, आप फौरन जाइए और बरगद के पेड़ से कहिए कि मुखिया जी ने गवाही के लिए पंचायत में बुलाया है। मुखिया की बात सुनकर सेठ का चेहरा उतर गया। भला बरगद गवाही देने के लिए कैसे आएगा? अन्य मौजूद लोग भी मुखिया की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वही हीरालाल का चेहरा खिल उठा। सेठ वही अभी पसोपोस में पड़ा हुआ वहीं पर खड़ा था। उसे खड़ा देखकर मुखिया ने कड़क कर कहा, सेठ जी, अभी तक आप यहाँ से गए नहीं, जल्दी से आप बरगद के पेड़ के पास जाइए और उससे कहिए कि मुखिया ने उसे गवाही के लिए पंचायत में बुलाया है। सेठ बेचारा बुझे मन से बरगद के पेड़ को गवाही देने के लिए बुलाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। इधर हीरालाल मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहा था कि मुझे तो सेठ के रुपए देने ही नहीं पड़ेंगे, फैसला उसी के पक्ष में आएगा। भला बरगद भी गवाही देने के लिए आने से रहा। इधर काफी देर जब हो गई तो इधर मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई हीरालाल, तुम्हें क्या लगता है कि सेठ अभी वहाँ बरगद के पेड़ के पास पहुँच गया होगा या नहीं? हीरालाल तपाक से बोला, अभी कहाँ से पहुँच जाएगा, यहाँ से उस पेड़ की 2 कोस से कम दूरी ना होगी।
इतना सुनते ही मुखिया ने अपने बगल में रखा हुआ डंडा उठाया और हीरा लाल के सिर पर 4 डंडे जमा दिए और हीरा लाल की पीठ पर जड़ते हुए बोला, ये तो तुझे याद है कि उस बरगद के पेड़ की दूरी यहाँ से 2 कुछ दूर की है, परंतु तुझे ये याद नहीं कि सेठ ने उस बरगद के पेड़ के नीचे तुझे 1000 रुपए दिए थे। तेरा झूठ पकड़ा गया है। पहले तो तू मान ही नहीं रहा था कि तूने पैसे लिए हैं, फिर तुझे ये कैसे पता कि वो पेड़ यहाँ से 2 कुछ दूरी पर है। ये सुनते ही हीरा लाल समझ गया कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई है। वह तुरंत ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सारी पंचायत मुखिया की बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कितनी सफाई से हीरा लाल से सच उगलवा लिया था। दूसरी तरफ हीरा लाल शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। उसने चुपचाप 1000 रुपए निकालकर ब्याज सहित पंचायत के सामने रख दिए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुखिया ने सेठ के पैसे सेठ के घर भिजवा दिए और आगे से हीरा लाल को किसी के साथ बेईमानी ना करने की चेतावनी दी। चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस तरह चतुर मुखिया ने हीरा लाल की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी और सेठ के रुपए भी अपनी चतुराई के बल पर प्राप्त कर लिए। इस प्रकार एक बुद्धिमान मुखिया ने सेठ को न्याय दिला दिया। रजब कसाई अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम भी थी। मार्ग बीहड़ था और सुनसान था। ललितपुर काफी दूर था। बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था। इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता था। इसलिए रजब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। वह उस गांव से बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढेरों जानवर खरीद कर ले जा चुका था। वहाँ के लोग उसे कुछ पहचानते भी थे। अपने परिचित के लोगों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। किसी ने भी मंजूर नहीं किया। उन लोगों ने अपने ढेरों जानवर रजब को अलग अलग और लुक्के छुपे बेचे थे, किंतु ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैल जाती, इसलिए सबों ने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर भी रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे और जिसका हल बैल कुछ भी न था। लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर बहुत माहिर था। ठाकुर की डर से गांव वाले उसको राजा कह के पुकारते थे। ठाकुर का छोटा सा मकान था। सामत का मारा रजब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर जा पहुंचा। ठाकुर बाहर ही बैठा हुक्का पी रहा था। रजब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, तुम कौन हो? रजब बोला, दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोरों से बुखार आ रहा है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने उसके क्या हालात हो जाए, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जमीन दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रजब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रजब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला,
किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया और उसके पीछे उसकी कहाती पत्नी भी कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चीलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चीलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो। हमारे घर के एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर चले जाओगे? अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधी हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतला दिया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूं? पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार नियत किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा भी संकोच न हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रजत को भी उससे बढ़ चढ़ कर रज्जब ने भी जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है। यूं ही ठाकुर ने इस पर कोई जिद न की। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। ठाकुर भी ठंडी के कारण रजाई ओढ़कर बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोटरी बांधे हुए इधर आया है, परंतु हम लोग जरा से देर में पहुँचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे जरा जल्दी से। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़े लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का ही है। कसाई के हाथ आने से रुपया कसाई का तो नहीं हो जाता। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था और ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एकदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरे दरवाजे पर टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवासें करेगा। तुम बाहर अभी जल्दी से इसी समय चले जाओ। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव भर उसके दबदबे को मानता था, परंतु लोकमत का दबदबा उसके भी मन पर था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर निकल पड़ा, एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि आधा पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक चमार काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोरों का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थर-थर कांप रही थी।
इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद न हो जाए। आधे घंटे एक घंटे के बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी वान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ी वान बोला, दिन भर तो यही लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं तो घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ी वाले को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दे दिए। तब उसने गाड़ी हाँक ली। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो आई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण बोझ थोड़े कम लेना पड़ा था और स्मरण हो आया कि गाड़ी वाले का वह हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही देने पड़े थे। उसको गाड़ी वाले पर क्रोध था, परंतु उसको क्रोध प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ कर दिया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल को फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया तो ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते हो? क्यों बे, क्या रुपए देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो नालायक को यहीं छुरे से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ी वाले ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला तब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी हड्डी छुरी छू रही है। गाड़ी वान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ा लूंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु आगे न जाऊंगा। कई सचमुच मार्ग में मार डाले। गाड़ी थोड़े दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ी वाले से बोला, क्यों बे, बदमाश सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुड़की में से किसी के कठोर कंठ से एक शब्द निकला, खबरदार। जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा तो 4-5 व्यक्ति बड़े हट्ठे कट्ठे लंबे न जाने आकर कहां से खड़े हो गए थे। उन हट्ठे कट्ठे आदमियों ने तुरंत ही डंडे से बैलों के आसपास वार करना शुरू कर दिया। रज्जब पर आक्रमण करने की तैयारियां हो गईं। गाड़ी वाला गाड़ी छोड़कर नीचे जाकर खड़ा हो गया और बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ,
मुझ में कोई सरोकार नहीं है। यह कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंध गई। कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही नरम स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उतारी। गाड़ीवान खिसक कर भागना चाहता था, किंतु दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला। बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है, बतलाओ? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी पड़नी थी वह वहीं रह गई। गाड़ी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सासा उत्तर दिया। मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराहने लगी। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने चलने से मना कर दिया। बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करूँगा। दाऊ जी, यदि वैसे न माना तो असाई कसाई हम कुछ भी नहीं मानते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और न ही इसका पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं देखता हूँ। और उसने तुरंत लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर तुरंत रुपया पैसा निकाल देने का हुक्म दे दिया। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। मेरी बला से बीमार हो? गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर से धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार, जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ी वाला लठैत झपसी मार कर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीर को तंग मत करो। फिर गाड़ी वाले से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुँचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझना। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। दाऊ जी ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना। असल में बात यह थी कि वह लठ वाला आदमी ठाकुर था, जिसने शरणागत के लिए अपना धर्म निभाया और रज्जत को खुशी खुशी उसके घर जाने दिया।